Hello everybody, good afternoon. Welcome to an academy. Let's crack UPSC CSC हिंदी. This is me चंचल कुमार शर्मा और प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में रामशरण शर्मा की ओल्ड NCERT की 11th की इस पुस्तक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल आपसे कहा था कि आज हम लोग एंशिएंट इंडिया वाला सेशन करेंगे, प्राचीन भारत का, जिसमें हम लोग गुप्त काल के बारे में बात कर रहे थे। आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से मौर्योत्तर काल के बाद में कुषाण, शुंग, सातवाहन और इनके बाद एक बड़ा राज्य उत्तर भारत में स्थापित हुआ और ये था गुप्त साम्राज्य। इसकी स्थापना के बारे में मैंने बताया था, श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की और बाद में फिर इसमें बड़े बड़े एक से एक राजा हुए। इसके पतन के बारे में भी हमने चर्चा की थी, तो इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन जीवन के बारे में कि किस प्रकार का जीवन था गुप्त काल में। कहा जाता है और आपने पढ़ा भी होगा कि गुप्त काल भारतीय इतिहास में कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, गोल्डन एरा माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। अभी भी आप में से यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया है या जो करना चाहता है, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए अनअकैडमी से जुड़ने का, जिसमें आप अपने पूरी कंप्लीट सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। कोई अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, जीएस, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और वो भी 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स हैं। लगभग 1,500 से ज़्यादा कोर्सेज इस समय चल रहे हैं और आपके पास में सब्सक्रिप्शन के दो ऑप्शन हैं। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो नया है, वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत दूर दराज के एरिया से बिलोंग करते हैं या जिन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई हेल्प करने वाला चाहिए उनकी पूरी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। इसमें आप लोगों को एक पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी ट्रैकर सेशंस वगैरह और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। तो अगर आप चाहें कि आपके साथ कोई टीम हो, कोई पर्सनल कोच हो जो आपको गाइड करे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, तो आप 2 साल का ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो 99,000 का है। बट जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, CKLIVE, इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका 89,000 का हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट। और अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहें तो 64,000 का है, जो रेफरल कोड यूज़ करने के बाद हो जाएगा 57,600। तो ये तो हो गया आइकॉनिक। साथ ही एक नॉर्मल रेगुलर प्लस सब्सक्रिप्शन जो आप लेना चाहें तो 1 साल का 39,600 में होगा आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो जैसे ही आप CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 और 2 साल का 57,600 में हो जाएगा। इसमें EMI की फैसिलिटीज़ भी है और जिस प्रकार की यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, इसमें आप लोगों को समय चाहिए, तो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब की तैयारी के लिए, ठीक है, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 2 साल का आप इसको ले सकते हैं। EMI आप लोगों का जो भी होगा, जैसे 57,600 है तो 57,600 को आपको 12 किश्तों में देना पड़ेगा। ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हैं पे। और ये जो है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया एक ऑफर है आपके पास, आप लोग इसको कर सकते हैं। साथ ही कंप्लीट योर सिलेबस विथ CKLIV, इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप मेरे साथ अपना पूरा सिलेबस यूपीएससी का कंप्लीट कर सकते हैं। मैं खुद आपको पेपर 1 GS, पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। पेपर 2 में मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया हुआ है, लक्ष्मीकांत पढ़ाया, IR पढ़ाया है। पेपर 4 में भी पढ़ाऊँगा एथिक्स का। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगा। ऐसे राइटिंग से जुड़े हुए प्रॉब्लम, इंटरव्यू से जुड़े हुए प्रॉब्लम, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तैयारी करना है, फिर PSIR ऑप्शनल नोट्स और मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ये सब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो CKLIV रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको मिलते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करता हूँ, उनके साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, उन लोगों को एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है वो उन्हें बताता हूँ,
तो आप ये सारा यूज़ कर सकते हैं और ये सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया की क्लास नहीं करेंगे, आज एंशिएंट का होगा, मॉडर्न का क्लास कल होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, आज से टाइमिंग हमारा डेली क्लासेस का जो टाइमिंग है वो अब हमारा 1 बजे का हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब क्लास डेली 1 बजे होगी। आप सभी को मैं बता दूं कि पहले जो क्लास का टाइमिंग 1:30 पर हुआ करता था, ठीक है, 1:30 की जगह अब वो 1 बजे हो जाएगा, डेली 1 PM पर। तो 1 बजे आपको लाइव मेरी सारी क्लासेस अब अवेलेबल होंगी। ठीक है, चलिए, गुप्त काल में हमने बात की थी कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की 319 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत किसने? चंद्रगुप्त प्रथम का जब राज्यारोहण हुआ, जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो ये गुप्त संवत को शुरू किया। और इसी को क्या बोला जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम बड़ा शासक सिद्ध हुआ, इसने अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया। लेकिन इससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया इसके पुत्र ने। हमने बात की थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जिसे ईरान का, भारत का, ठीक है, ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति मैंने आपको बताई थी कि अपने जीवन में समुद्रगुप्त कोई भी युद्ध नहीं हारा। ये चाहे पूर्व में गया हो, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, हर जगह लगभग समुद्रगुप्त ने अपने विजय पताका फहराई और इसकी भुजाएं फैलते फैलते दक्षिण तक गईं। इसने पल्लवों को भी अपनी अधिसत्ता स्वीकार करने पर बाध्य किया, मजबूर किया। तो समुद्रगुप्त एक बड़ा राजा सिद्ध हुआ। और समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी भी एक योग्य शासक था, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और इसके काल में मैंने आपको बताया था कि नवरत्न, ठीक है, नवरत्न जो है वो हमें दिखाई देते हैं। कालिदास से लेकर, शंकु से लेकर, क्षपणक, बेताल भट्ट, अमर सिंह, वराहमिहिर, ऐसे हमने नवरत्नों पर चर्चा की थी। तो आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन पद्धति के बारे में, और क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस वगैरह में यहीं से आता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में आपको दिखाई देंगे, दोनों में आते हैं। तो मौर्य शासक जो राजा थे, मौर्य शासक जो थे, उन्होंने जिस प्रकार की उपाधियां धारण की थी, जैसे अशोक की उपाधि पर हमने बात की है, देवानाम, प्रियदसी या देवपुत्र या ऐसी उपाधियां, उसके विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर की उपाधियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, ऐसी आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की कि राजा जो है, शासक जो है, उसमें देवता का कोई अंश है, वो साक्षात देवता स्वरूप है, देवता का अवतार है। तो इसीलिए इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी आडंबरपूर्ण वाली उपाधियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज और परम भट्टारक। इससे हमें ये संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे राजाओं पर शासन किया। देखो इस उपाधि को देखो, परम भट्टारक, तो राजाओं का राजा, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे राजा हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करके, उन पर विजय स्थापित करके, विजय हासिल करके, और अपने आप को एक बड़ा राजा साबित करने के लिए उन्होंने ये उपाधियां धारण की। तो इससे हमें समझ में आता है कि छोटे छोटे राजाओं पर उन्होंने क्या किया? शासन किया। और राजपद जो था वो वंशगत था। वंशगत मतलब राजा का बेटा ही सामान्यतः राजा बनता था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती, ये एक त्रुटिपूर्ण नियम होना ये चाहिए, ठीक है, होना ये चाहिए कि राजगद्दी किसको मिलना चाहिए? राजगद्दी मिलना चाहिए बड़े बेटे को। लेकिन गुप्त काल में ऐसा हमें देखने को हमेशा नहीं मिलता,
कि किसी राजा के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनाओ, ठीक है। इससे अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती थी, जिसका लाभ सामंत और उच्चाधिकारी उठा सकते थे। ये भी एक समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज से हमारी क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है। अब डेली 1:30 बजे की जगह 1 बजे होगा सेशन। समझ में आ गया आप सभी को? आपको 1 बजे लाइव आ जाना है। 1:30 बजे अब सेशन नहीं होगा, 1 बजे से होगा, चाहे वो एंशिएंट का हो, मॉडर्न का हो। कल हम लोग आधुनिक भारत का विपिन चंद्र पढ़ेंगे तो वो भी 1 बजे ही होगा। उसके बाद फिर से एंशिएंट का सेशन आएगा, वो भी 1 बजे होगा। फिर आर्ट एंड कल्चर वाला सेशन फ्राइडे को आएगा, वो भी 1 बजे होगा। अब से सारी क्लासेस 1 बजे से होगी। सो प्लीज़ जितने लोग यहाँ अभी लाइव हैं वो अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल वगैरह है, जो लोग इस सेशन को डेली अटेंड करते हैं मेरे, तो उन्हें प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, कि अब 1 बजे से क्लासेस यहाँ पर होंगी। तो क्या हो गया, ये हुआ कि जो राजा है उसका बड़ा बेटा ही हमेशा राजा नहीं बनता था, तो इससे एक अनिश्चितता पैदा होती थी और इसका लाभ उठाते थे दरबार में उपस्थित सामंत और बड़े अधिकारी। क्लियर? ये एक तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। ये मैंने अभी आपसे कहा, जैसे पूरे विश्व के पालक, ठीक है, पूरे विश्व के संचालक माने जाते हैं भगवान विष्णु, वैसे ही इस काल में राजा को भी एक पालक के तौर पर और विष्णु के एक अंश के तौर पर, ठीक है, देखा जाने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है वो पालन करने वाला और रक्षा करने वाला था, इसीलिए उसमें कहीं ना कहीं हम देवीय सत्व देखते हैं। और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ठीक है, राजसत्ता की देवी के रूप में सिक्कों पर सदा अंकित होती रही। तो इनके सिक्कों पर आपको लक्ष्मी की, ठीक है, दिखेगा, आपको चित्र दिखेगा, तो ये आकृति दिखेगी। ये कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने उपाधियाँ बताई थी, महाराज, अधिराज या परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी उपाधियाँ, ये इसीलिए थी। इस काल में राजा स्थायी सेना रखता था। मौर्य काल के बाद से नॉर्मली हमारे यहाँ स्थायी सेना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि राजा की आमदनी बढ़ गई थी। अब राजा बड़ी सेना रख सकता था, उसके पास में, ठीक है, कहीं ना कहीं ज़्यादा आय होने लगी थी, तो इसीलिए यहाँ पर स्थायी सेना हो गई। इसके अतिरिक्त समय समय पर सामंत सहायता के लिए अपनी अपनी सेना प्रदान करते थे। आप सभी को पता है कि गुप्त कालीन शासन कहीं न कहीं सामंतवादी व्यवस्था पर आ गए। बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे और वो सामंतों का जो प्रभुत्व है अच्छा खासा होता था, अच्छी खासी शक्तियाँ इनके पास होती थी और ये अपने खर्चे से कुछ सेना आदि रखते थे और वही सेना ज़रूरत पड़ने पर वो किसके, राजा की सहायता के लिए भी दिया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था पर टिका हुआ शासन था। इस काल में अश्वचालित रथ के दिन लग चुके थे, ठीक है, मतलब वो रथ जिन्हें घोड़े खींचा करते थे अब वो, ठीक है, गायब हो रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे और इसकी जगह घुड़सवारों की महत्ता बढ़ गई थी। ये हमने मौर्योत्तर काल में भी देखा था कि अश्वचालित रथ की जगह किसने ले ली थी, उसकी जगह ले ली थी घुड़सवारों ने, ठीक है ना। तो घुड़सवारों की महत्ता बढ़ गई थी, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना सैनिक रणनीति का अंग बन गया था, क्योंकि रथ की अपेक्षा आप घोड़े के साथ जब सवारी करते हो तो आसानी से आप किसी भी क्षेत्र एरिया में जा सकते हो, दिशा में जा सकते हो, प्लस आसानी से आप तेजी से वार कर सकते हो, ठीक है, आसानी से आप युद्ध लड़ सकते हो। तो घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना ये अब एक महत्वपूर्ण अंग सैनिक रणनीति का बना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अश्वचालित रथ के दिन जाते हुए दिखाई दे। फिर इस काल में भूमि करों की संख्या बढ़ गई, तो भूमि करों की संख्या को बढ़ा दिया गया, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या को घटा दिया गया। मतलब जमीन से होने वाली आय,
जमीन से होने वाली आय जो है वो क्या हो गई, वो बढ़ने लगी, और दूसरी तरफ जो व्यापार वाणिज्य से होने वाली आय है वो कम हुई, क्योंकि उन पर लगने वाले टैक्सेस को, करों को कम कर दिया गया। संभवतः राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। ये नोट कर लेना, गुप्त काल में जो टैक्स लिया जाता था वो 1/4 से 1/6 तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लगभग 25%, 25% से लेकर तो 16-17% तक टैक्स लिया जाता था। तो अभी किसान का जितना भी उपज होता था, और जो कर है वो तो उपज के रूप में लिया जाता था, जो पैदा होता था अनाज। अब मान लीजिए कि अनाज पैदा हुआ 100 क्विंटल, तो 100 क्विंटल में से 25 क्विंटल भी हो सकता है कर, या 16-17 क्विंटल भी हो सकता है। तो ये है कि उपज का 1/4 से लेकर चौथाई हिस्से से लेकर उपज के छठे हिस्से तक ये कर लिया जाता था। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, बहुत नहीं है ये। इसकी अपेक्षा जब आप ब्रिटिश काल में जाते हो तो अंग्रेजों ने भारत में जो भू राजस्व नीतियाँ लागू की थी, उससे आप देखोगे कि लगभग 60 से 65% तक भी कर लिया गया, बहुत ज़्यादा कर। इसीलिए हमारे यहाँ किसानों की इतनी दुर्दशा ब्रिटिश काल में दिखाई देती है, क्योंकि अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू के लिए, धन की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा उच्च दरों पर कर वसूला। तो उपज का हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आधे से भी ज़्यादा टैक्स कई बार ब्रिटिश ने वसूला, जबकि पुराने काल में हमारे यहाँ, जैसे गुप्त काल की हम बात कर रहे हैं, तो उपज के चौथाई से लेकर छठे भाग तक कर। ये याद कर लेना आप, गुप्तकालीन प्रशासन में ये आपके बड़े काम आएगा। हाँ, ये राजा पर डिपेंड करता था। जैसे आज अभी हम बात करें कि अभी देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है थोड़ी, तो ऐसे में देश को, सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में वो कर बढ़ा सकता है, ठीक है। या जब राजा को लगता है कि अभी ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो कर की दरें कम भी कर सकता है। परंतु ठीक है, परंतु काउंट ऐसे नहीं होता। आपके फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ के एग्ज़ाम नहीं दे देते, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। तो जो लोग भी फॉर्म भरे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है यूपीएससी का, लेकिन उन्हें लगता है कि स्टिल वो अभी भी प्रिपेयर नहीं है, तो वो अपना ये अटेम्प्ट छोड़ भी सकते हैं, ये काउंट नहीं होगा। अगर आपको इंश्योर है अपनी तैयारी को लेकर, आप बिल्कुल विश्वास है, आपको कॉन्फिडेंट है आपके, नहीं मेरी तैयारी है, तो ही आप अपना अटेम्प्ट लीजिए। अदरवाइज यूपीएससी इज़ नॉट फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपका अटेम्प्ट बड़ा कीमती होता है, जो बाद में जाके आपको समझ में आएगा। तो अब उपज का 1/4 से 1/6 तक ये कर के रूप में लिया जा रहा था। मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार भी कराया जाता था। बेगार मतलब आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति से काम करवाया जाए, और काम करवाने के बाद उसको उसका मेहताना, उसका परिश्रम, जो पारिश्रमिक है, जो भी उसका बनता है पैसा, वो ना देना, इसको कहते हैं बेगार। निःशुल्क काम करवाना बिना किसी पैसे, तो इसको विष्टि कहा जाता था। ये आपको याद रखना है कि ऐसे शब्द एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल में विष्टि क्या था, विष्टि किसको कहते थे? तो इस काल में विष्टि का मतलब था फ्री में काम करवाना, बेगार करवाना। तो जिसको आप बेगार कहते हैं, ठीक है ना, जिसको आप बेगार कहते हैं, वही यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, विष्टि। तो इस काल में सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए विष्टि नाम से बेगार करवाया जाता था। क्लियर है सबको बेगार? तो हमने दो बड़े पॉइंट हैं इस पूरी स्लाइड में जो आपके काम के हैं। पहला कि उपज के चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक टैक्स वसूला जा रहा था। दूसरा, बेगार भी हमें दिखाई देता है इस काल में, जिसको विष्टि कहा गया, विष्टि। चलो, तो विष्टि यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे समझे गुप्त काल को।
यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दो प्रकार के कानून हम देखते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के ऊपर। तो ये जो विष्टि आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून जो है, व्यवहार विधि और दंड विधि, ये भली भांति परिभाषित और पृथक्कृत हुए। तो पहली बार दो प्रकार के कानून हो गए, एक दीवानी कानून जो आपके संपत्ति और इस प्रकार के वाद विवाद से जुड़ा हुआ, और दूसरा फौजदारी। तो भारत में आप जो ये दो प्रकार के कानून देख रहे हो ना, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, इसको हिंदी में, ठीक है, इसको कहते हैं व्यवहार विधि। अच्छा, कभी आपने नाम सुना है व्यवहार न्यायाधीश? कभी अगर आपने ऐसा ये शब्द सुना हो, व्यवहार न्यायाधीश, तो इसका एक मतलब होता है सिविल जज। सिविल जज को ही व्यवहार न्यायाधीश कहा जाता है, जो दीवानी मामले सुनता है, जिसको फौजदारी मामले सुनने का, किसी को दंड देने का अधिकार नहीं होता, वो कहलाता है व्यवहार न्यायाधीश, सिविल जज। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने पता तो होगा लेकिन कभी समझा नहीं होगा कि सिविल जज या व्यवहार न्यायाधीश क्या होता है, दीवानी मामले सुनने वाला। और एक होता है क्रिमिनल, जिसको हम बोलते हैं दंड विधि, जिसमें दंड दिया जाता है हिंसा आदि के मामलों में। तो आपने सुना होगा क्रिमिनल लॉयर। क्रिमिनल लॉयर मतलब जो फौजदारी मामलों में पैरवी करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। अब जो निचले लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे, भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे सिविल मामलों के अलग जज होते हैं और क्रिमिनल मामलों के अलग जज होते हैं, मतलब व्यवहार और दंड दोनों अलग अलग। पहली बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर एक ही जज दोनों मुकदमे सुनता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों पर सुनवाई का अधिकार है। चूँकि आपको पता है कि मैं आप लोगों को पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, तो ये चीज़ डिटेल में बता सकता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से उसको जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का मतलब ये कि जब, ठीक है, वो सिविल मामले सुनता है तो उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं, जब वो फौजदारी मामलों पर सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो यहाँ पर भारत में पहली बार गुप्त काल में आकर दीवानी और फौजदारी कानूनों को अलग अलग किया गया, परिभाषित किया गया। तो दीवानी कानून अलग हो गए, फौजदारी कानून अलग हो गए। तो एक क्वेश्चन नोट कर लो कि भारत में पहली बार किस काल में दीवानी और फौजदारी कानूनों को भली भांति परिभाषित, डिफाइन भी किया गया। डिफाइन भी किया गया कि कौन सा दीवानी मामले में आएगा, कौन सा फौजदारी मामले में आएगा। तो ये परिभाषित भी किया गया और अलग भी हो गया, सेपरेट भी हो गया, डिफाइन भी कर दिया गया, सेपरेशन भी कर दिया गया। इज दैट क्लियर? आ गया होगा इतनी देर में तो समझ में। चोरी और व्यभिचार, जैसे कोई भी गलत काम करना, चोरी करना, ठीक है, आदि फौजदारी कानून के अंतर्गत आ गया। संपत्ति संबंधी विवाद, ये दीवानी कानून में आ गया। आज भी यही चलता है, संपत्ति संबंधी विवाद दीवानी मामलों में, और दूसरे हत्या, डकैती, चोरी, हिंसा के मामले ये हमारे फौजदारी कानून में आते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। गुप्तों का अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यों का। अब ये बात भी है कि मौर्यों का जो अधिकारी वर्ग है वो ज़्यादा बड़ा था। मौर्य काल में हमने बहुत सारे अधिकारी देखे, ठीक है। बड़े अधिकारियों को क्या कहते थे? मौर्य काल में बड़े अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। याद आया कुछ? तीर्थ, बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। और बहुत सारे अधिकारियों की श्रेणी दिखाई, एक पूरी हायरार्की दिखाई देती है, एक पूरा संगठन ढांचा, स्ट्रक्चर हमें मौर्य काल में दिखाई देता है। लेकिन गुप्तों का अधिकारी वर्ग उतना बड़ा था ही नहीं, ठीक है, जितना मौर्यों का। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी
जो हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? उन्हें कहते थे कुमारामात्य। कुमारामात्य, इस शब्द को याद करो। गुप्त काल के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य के नाम से जाने जाते थे। उन्हें राजा उनके अपने प्रांत में ही नियुक्त करता था। ठीक है, तो कुमारामात्यों को प्रांतों में नियुक्त किया जाता था और वो शायद नगद वेतन भी पाते थे। ये सब काम की चीजें हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, प्रीलिम्स में तो मैंने बताई थी आपको कि पहली बार किस प्रकार से भारत में कि सिविल और क्रिमिनल केसेस, व्यवहार और दंड विधि अलग अलग हो गए, और इसके बाद में अधिकारी वर्ग जो होते थे उनके सबसे बड़े वो कुमारामात्य कहलाते थे, जिसे मौर्य काल में तीर्थ कहलाते थे। अब हम सभी जानते हैं कि गुप्त लोग संभवतः वैश्य थे। वर्ण व्यवस्था में तीसरे क्रम पर आते हैं वैश्य, इसलिए प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं। चूंकि ये खुद वैश्य तीसरे नंबर पर आते थे, इसलिए इन्होंने लगभग सभी वर्गों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। सामान्यतः कोई ब्राह्मण वंश का राजा हो तो वो बड़े पदों पर बड़े वर्णों तक ही सीमित रखता है, लेकिन इन्होंने उच्च वर्गों के अलावा भी लोगों को नियुक्त किया बड़े पदों पर, क्योंकि ये स्वयं वैश्य थे। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। ठीक है, इन्होंने अपने राज्यों को बांट दिया। जैसे हमारे यहाँ राज्य जो होता है ना, वो राज्य किस में बंटता है? पूरा देश प्रांत में बंटता है। तो यहाँ प्रांत को बोलते हैं भुक्ति। हमारे यहाँ जो देश में अलग अलग स्टेट हैं, तो गुप्त काल में उसको बांटा गया था प्रांतों को, देश को, राज्य को भुक्ति में। किस में बांटा गया? भुक्ति। भुक्ति का मतलब है प्रांत, इसको समझो आप। भुक्ति का मतलब क्या हो गया? भुक्ति का मतलब हो गया प्रांत, और भुक्ति जो है वो एक एक उपरिक के प्रभार में रहती थी। इसका जो प्रभारी है वो उपरिक कहलाता था। चलो मैं आपको थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गई भुक्ति। भुक्ति का मतलब हो गया स्टेट, अलग अलग स्टेट। और भुक्ति किसके प्रभार में होगी? भुक्ति का प्रभारी शासक कहलाता उपरिक। इसको आप बोलो गवर्नर, एक प्रकार का गवर्नर। आ गया समझ में? इसको ऐसे समझो, आज से कनेक्ट कर दो। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे समझोगे कि भुक्ति में बांट दिया, भुक्ति का प्रभारी उपरिक हो गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए आप ऐसे समझो कि भुक्ति इज जस्ट लाइक स्टेट। जैसे देश में स्टेट होते हैं ना, राज्य, प्रांत, वैसे प्रांत को बोला भुक्ति, और भुक्ति का जो मेन हेड हुआ करता था वो था उपरिक, और उपरिक इज जस्ट लाइक गवर्नर। जैसे आज स्टेट का हेड होता है गवर्नर, वैसे ही भुक्ति का प्रभारी हो गया उपरिक। वाह, आ गया समझ में? हाँ, भुक्ति मतलब स्टेट और उपरिक का मतलब है गवर्नर। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इन्होंने अपने राज्यों को कई प्रकार, कई जो है उसमें भुक्तियों में, मतलब स्टेट में, प्रांतों में बांट दिया, और हर एक प्रांत का प्रभारी बना दिया गया किसको? उपरिक को, उपरिक। गुप्त काल में गांव के मुखिया की सत्ता बढ़ गई। ठीक है, मुखिया अब ज्यादा प्रभावी होने लगा। वह जो होता था वो गांव के श्रेष्ठों की सहायता से कामकाज देखा करता था। जैसे हमारे आज भी ये शब्द चलता है मुखिया जी। ठीक है, हम आज भी बात करते हैं मुखिया जी। मुखिया जी कौन होते हैं? जो पूरे गांव के मुख्य आदमी होते हैं, है ना, मुखिया जी के नाम से जाना जाता है। तो गांव में एक मुखिया हो गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, और उस गांव का संचालन करता था मुखिया। ठीक है, उस गांव का एक प्रकार का, हम इसको क्या बोल सकते हैं? मुखिया मतलब हम सरपंच देख सकते, ये एक प्रकार का सरपंच था। ठीक है, मुखिया मतलब सरपंच, और उपरिक का मतलब गवर्नर। ठीक है भाई, चलो आगे चलें। ठीक है, अब देखो व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, ठीक है, जो चीनी भी था, बौद्ध भी था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फाहियान, पहले भी मैंने आपको बताया
कि फाहियान किसके काल में आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो इससे आपको गुप्तकालीन जीवन की, आर्थिक जीवन की कुछ झलक मिलेगी। ठीक है, ये विभिन्न भागों में इनके साम्राज्य के घुमा था। वह हमें ये बतलाता है बहुत सारी बातों के अलावा कि मगध जो है वो नगरों और धनवानों से भरा पूरा था। इसका मतलब है कि अगर फाहियान की बात पर विश्वास किया जाए तो गुप्त काल में अच्छा खासा आर्थिक स्तर दिखाई देता है। ठीक है ना, गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का स्तर काफी बढ़िया था, क्योंकि ऐसा माना है, फाहियान ने बोला है कि मगध जो है वो नगरों और धनवानों से भरा। उस समय नगर होना, ज़्यादा नगर होना संपन्नता की निशानी थी, धनवान होना भी। और धनी लोग बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे और उसके लिए दान भी देते थे। तो इस काल में भी बौद्ध धर्म का संरक्षण हमें दिखाई देता है। हालांकि ज़्यादातर जो बौद्धों का इनका झुकाव था गुप्तों का, तो गुप्तों का ज़्यादातर झुकाव किस तरफ दिखाई देता है? वो हिंदू धर्म, भागवत धर्म और इनकी तरफ है। लेकिन फिर भी इस काल में बौद्ध धर्म का संरक्षण हुआ था, ये दिमाग में आप बैठाएं। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ये फैक्ट तो सबको रटा होगा कि जितने भी वंश आए उनमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं भारत में किसने जारी की? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय जाता है गुप्तों को। इन्होंने सबसे ज़्यादा, और इनके अभिलेखों में उसको दीनार कहा गया। दीनार, आज भी आपने देखा होगा कि दीनार शब्द यूज़ किया जाता है सोने के सिक्कों के लिए। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की इन्होंने, और इनकी सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। और दूसरी बात, इतनी शुद्ध नहीं थी गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा, कुषाण काल की अपेक्षा शुद्धता के मामले में कमज़ोर थी। कनिष्क के काल में, कुषाण काल में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे। इन्होंने उनसे भी ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन ये शुद्ध नहीं थे, इनमें मिलावट थी। मिलावटी सोना एक प्रकार से आप बोल सकते हो। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। तो अलग अलग साइज में आपको प्रकारों में ये दिख जाएंगी गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भले ही शुद्ध ना हो, लेकिन गुप्त काल में जो बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया गया, इससे भी हम समझ सकते हैं कि गुप्तों की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। कोई भी शासन बिना अच्छी अर्थव्यवस्था के, संपन्नता के स्वर्ण मुद्राओं का इतनी बड़ी मात्रा में निर्गमन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। ये कुछ इस प्रकार की मुद्राएं हमें दिखाई देती है इनके काल में। यद्यपि स्वर्णांश में, स्वर्णांश मतलब सोने का अंश, इतना अंश इसमें सोने का, ठीक है, मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण। तो ये फैक्ट तो पहले भी बता दिया कि कुषाणों की सोने की मुद्राएं सबसे ज़्यादा प्योर थी, शुद्ध थी। फिर तथापि यह न केवल सेना और प्रशासन के अधिकारियों को वेतन चुकाने में, अपितु भूमि की खरीद बिक्री की संबंधी आवश्यकता की पूर्ति में भी सहायक हुई। तो गुप्त करते क्या थे इन सोने की मुद्राओं का? क्वेश्चन ये है कि गुप्त अपनी इन सोने की मुद्राओं का करते क्या थे? तो वो इससे अपने अधिकारियों को वेतन देते थे, और वो इससे भूमि की खरीदी बिक्री में भी इस्तेमाल किया करते थे। इस काल में स्वर्ण मुद्राओं को वेतन के रूप में भी प्रयोग किया गया और खरीदने के लिए, भूमि की खरीदी बिक्री के लिए भी। आगे बहुत सारी काम की चीज़ें आपके लिए आने वाली है। अभी इस सेशन को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल का कला और साहित्य, कला साहित्य के मामले में, ठीक है, कला साहित्य के मामले में ये काल, गुप्त काल, इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो वो हम अभी देखेंगे कि क्यों। इस काल में कालिदास दिखाई देते हैं, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, इसमें भास दिखाई देता है, शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम हमें दिखाई देता है। इस काल में हमें बहुत सारी कला और साहित्य में
और विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उन्नति हमें दिखाई देती है। फिर ये वही काल है जिसमें भागवत धर्म का उदय दिखाई देता है। एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से भी भागवत धर्म को लेकर। तो अभी सेशन को बीच में नहीं छोड़िएगा, लगभग 1 घंटा और चलेगी क्लास चलेगी 2:30 बजे तक, तो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। गुप्त काल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, नहीं तो फिर बाद में आप पछताओगे जब आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये कुषाण मुद्राओं के जैसी शुद्ध नहीं थी, फिर भी इनको वेतन आदि चुकाने में और भूमि के खरीदी बिक्री में यूज़ किया गया। गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए। तो गुप्त राजाओं ने या गुप्त काल में सिर्फ सोने के सिक्के जारी हुए थे ऐसा नहीं है, गुप्त काल में सोने के अलावा चांदी के सिक्के भी जारी हुए हैं। ये भी नोट कर लेना, चांदी के सिक्के भी जारी किए गए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्के खूब चलते थे। तो गुप्त काल में सोने के साथ साथ चांदी के सिक्कों का भी, ठीक है, निर्गमन किया गया। और कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। कुषाण काल में तांबे के सिक्के भी अच्छे खासे दिखाई देते हैं, लेकिन गुप्त काल में तांबे के सिक्के उतने ज़्यादा हमें नहीं मिलते। तो इनके सोने चांदी के सिक्के काफ़ी हैं, तांबे के भी हैं, बहुत ही कम का मतलब ये कि इन्होंने सोने चांदी और तांबे के भी सिक्के जारी किए थे। लेकिन इस काल में हमें जो व्यापार था, खासकर विदेशी व्यापार दूर दूर इलाकों से, उसमें कमी दिखाई देती है। जैसे हमने मौर्योत्तर काल में क्या देखा था कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ। आपको मैंने प्लिनी का स्टेटमेंट भी बताया था। क्या बोला था प्लिनी ने कहा था कि रोम साम्राज्य अपना पूरा सोना लुटा रहा है भारत में मसाला खा खा के, तो बदले में मसाले के बदले में बड़ी मात्रा में सोना आया करता था व्यापार से। तो धीरे धीरे रोमन साम्राज्य ने 3री शताब्दी के आसपास भारत से अपना वो व्यापार बंद कर दिया, बैन कर दिया। तो जब रोम साम्राज्य के साथ व्यापार बंद हुआ तो भारत में व्यापार के हमें ह्रास तो दिखाई दे, कमी तो दिखाई देगी, ठीक है। तो व्यापार में इस काल में हमें ह्रास दिखाई देता है। 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ कुछ व्यापार करता रहा। ये भी सच है कि भारत कुछ कुछ व्यापार तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करता रहा, जहां मुख्य रूप से वो रेशम भेजा करता था। तो व्यापार कम हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चलता रहा। क्लियर? चलिए, 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने जब चीनियों से, ठीक है, रेशम पैदा करने की कला सीख ली, तो इससे हमारे निर्यात पर, हमारे व्यापार पर बुरा असर पड़ गया। तो अब यहाँ क्या हुआ कि एक तो वैसे ही व्यापार कम हो चुका था, दूसरा रोमन लोगों ने रेशम पैदा करना सीख लिया। सिल्क वो आयात किया करते थे भारत के रास्ते से, तो रेशम पैदा करना वहीं पर सीख लिया, तो अब आयात बंद हो गया रेशम का। इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बुरा असर हमारे व्यापार पर पड़ा, और 6ठी सदी के बीच में आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कमज़ोर पड़ गई। तो यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं कि रेशम बनाने का जब विकास रोमन साम्राज्य में हो गया, तो हमारे यहाँ से, ठीक है, हमारे यहाँ से बंद हो गया उसका आयात वगैरह सब। गुप्त काल में विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय बात हुई। क्या? यहाँ पर ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय हुआ। मतलब भूमि के बड़े बड़े जमीन के मालिक यहाँ पर हमें ब्राह्मण दिखाई देते हैं। समझ में आया आपको? ये एक बड़ी बात थी, खासकर कि भारत के मध्य वाले भाग में जहाँ पर भूस्वामी के रूप में ब्राह्मण पुरोहित दिखाई देने लगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ब्राह्मणों को, पुरोहितों को बड़े बड़े, ठीक है, मात्रा में भूमि दान दी गई। तो जब भूमि बड़ी मात्रा में इन्हें दान दी गई तो धीरे धीरे ये अपने आप में बड़े भूस्वामी बन गए, जमींदार बन गए, जागीरदार बन गए। तो इनका उदय हुआ जो किसानों के हितों के विपरीत था। ब्राह्मण पुरोहितों को दान में जो भूमि दी जाने लगी, उससे अवश्य ही बहुत सी परती जमीन आबाद हुई।
तो वो ज़मीन जो खाली पड़ी रहती थी, जिस पर खेती नहीं हो रही थी, आपको पता है परती ज़मीन क्या होता है? परती ज़मीन किसको बोलते हैं? परती ज़मीन उसको बोलते हैं कि जिस पर खेती हो सकती है लेकिन नहीं की जा रही, जो खाली पड़ी हुई है। ऐसी भूमि को कई बार हम बोलते हैं ना, फसल चक्र की बात करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ सालों में एक बार भूमि को छोड़ देना चाहिए खाली, परती, ताकि भूमि अपने पोषक तत्वों को वापस से, ठीक है, क्या कर सके, वापस ग्रहण कर सके। जब हम कोई भी चीज़ पैदा करते हैं भूमि में, तो उससे वो भूमि से पोषक तत्व लेगा, फसल या जो भी पौधा है, तो धीरे धीरे भूमि में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। मैं तो आप लोगों को ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि फसल चक्र का उपयोग करने का, ठीक है, रोटेट करने का, और साथ साथ कुछ समय में एक बार भूमि को परती रखने के बारे में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे भूमि अपने पोषक तत्वों को फिर से ग्रहण कर ले, ताकि नई फसल में वो वापस से उनको दे पाए। अगर आप सिर्फ लेते रहोगे तो वो खाली हो जाएगा, पर अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दे तो वो वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी परती जमीन जो है वो क्या हो गई, आबाद हो गई, क्योंकि वो जमीन ब्राह्मणों को दी गई और उस पर फिर खेती होने लगी, बस्तियाँ बसने लगी। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भूस्वामी आ गए। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में मजबूत हुई। तो इस काल में ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दक्षिणा में गांव तक दान किए गए। अनुदान मतलब दान, अनुदान दिया गया, गांव अनुदान दिए गए। इससे हमें समझ में आता है कि इस काल में ब्राह्मण श्रेष्ठ रहे होंगे, और ब्राह्मण जो है वो गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे, जबकि वो मूलतः वैश्य थे। तो एक इसका रिवॉर्ड भी मिला कि गुप्त जो है वो वैश्य माने जाते हैं, पर जब उन्होंने ब्राह्मणों को दान वगैरह दिया तो उन्होंने उनका दर्जा बढ़ा दिया और वो उनको क्षत्रिय मानने लगे, और वो थे तो वैश्य। तो गुप्त वंश के कई राजाओं को जो है इस वंश को क्षत्रिय भी माना जाने लगा, जबकि ये कौन थे, ये वैश्य हुआ करते थे। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। तो आपको पता ही है कि पहले पर ब्राह्मण थे, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र। तो इन्होंने इनको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो कहीं ना कहीं गुप्त वंश का, ये गुप्त राजाओं का प्रमोशन हो गया। तो आप सभी को पता है कि धर्मशास्त्र के हिसाब से हमारे यहाँ कर्तव्य बताए गए वर्णों के। तो वर्णों के कर्तव्य में आपको पता होगा कि क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य है कि वो राज करे, शासन करे, रक्षा करे। चूंकि गुप्त तो वैश्य थे, और वैश्यों का काम राज्य करना थोड़ी ना है, राज करना, ये तो इनका काम तो व्यापार करना है, वैश्य का काम तो व्यापार करना है। लेकिन इन्होंने इनको क्षत्रिय बना दिया। अब ये क्षत्रिय बन गए तो धर्मशास्त्र के हिसाब से इनकी स्थिति अनुकूल हो गई, क्योंकि धर्मशास्त्र में क्षत्रिय को ही शासन करने का अधिकार है, वैश्य को शासन करने का अधिकार थोड़े ना है। तो इस प्रकार गुप्त क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए। वर्ण जो है अनगिनत जातियों उपजातियों में बढ़ गए। तो अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में हमें क्या दिखाई देता है, जाति व्यवस्था, कास्टिज्म। तो ये जो कास्ट सिस्टम आया कि एक वर्ण कई जातियों में और जातियां कई उपजातियों में बढ़ गई। आज भी आप भारत में ऐसा देखते हो ना कि आप लोग किसी न किसी जाति से संबंधित होंगे, और आपकी जाति में कई प्रकार की उपजातियां होंगी। जैसे ब्राह्मण एक जाति है, ठीक है, ठाकुर एक जाति है, राजपूत भी जाति है, और अलग अलग उपजातियां हो गई। कई प्रकार के ब्राह्मण आप देखते होंगे, कई प्रकार के राजपूत हम देखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जाति में अलग अलग उपजातियां हो गई। आ रहा है समझ में? जातियां क्या हो गई, उपजातियों में बढ़ गई, ठीक है। इसके दो कारण, एक तो भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो हमारे पास में हिंडो बैक्ट्रियन आए थे, हमारे पास में शक आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। तो बड़ी संख्या में हुण आए।
तो ये सब हमारे देश के लोगों में घुल मिल गए, बस गए। तो इससे क्या हुआ कि एक जाति की कई उपजातियां हो गई, कि भाई दोनों एक ही जाति के थे पर वो यहीं का था, तो वो अलग उपजाति का, वो अलग का हो गया। तो जातियां उपजातियों में बटी, उसका एक कारण तो भारतीय समाज में जो विदेशों से आए लोग उनका मिलना, और दूसरा उन विदेशियों का हर समूह एक एक खास जाति समझा जाने लगा, और इस प्रकार से कई सारी जातियां हमें दिखाई देती। चूँकि विदेशी लोग जो थे ना वो विजेता के रूप में आए थे, जैसे शक हो, कुषाण हो, ये कोई भी हो, तो ये विजेता के रूप में आए थे, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिल गया। तो वो किस वर्ण में आ गए? क्षत्रिय वर्ण में आ गए। और इससे आप देखो, इसमें एग्जाम्पल है हुण। हमने गुप्त काल में गुप्त वंश के पतन के बारे में बात की थी ना, तो गुप्त वंश के पतन का एक कारण हुणों का आक्रमण था। तो ये जो हुण थे ये लोग 5वीं सदी का अंत होते होते आए, और अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल के मान लिए गए। तो फिर ये जो हुण है ये क्या बन गए? ये राजपूत बन गए, एक राजपूतों में से ही एक प्रकार के राजपूत, और इस प्रकार से ये क्षत्रिय हो गए। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो विदेशी आए, उन विदेशियों के आने के कारण बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ के लोगों के साथ जब वो घुल मिल गए तो उनको एक अलग अलग जाति बना दिया गया। तो हमारे समाज में बहुत सारी जातियाँ और जातियों की उपजातियाँ बन गई। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। भारत में कितनी जातियाँ हैं? आप भी किसी कास्ट से जुड़े होंगे, आपकी कास्ट में बहुत सारी दूसरी सब कास्ट होंगी, अलग अलग उपजातियाँ होंगी। जैसे ब्राह्मण की मैं बात करूँ तो ब्राह्मण में बहुत सारे ब्राह्मण देखते हैं। नागदा अग्निहोत्री एक ब्राह्मण होते हैं, ओदिच्य एक ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुर्जर गौड़ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण हम लोग देखते हैं। तो जाति में उपजाति हो गई। क्लियर? तो ये जो हुण थे, ये एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि जैसे हुण जो है ये अकेले नहीं थे, इसके अलावा और भी लोग हुए, पर ये एक एग्जाम्पल है कि हुण जो है वो किस प्रकार से हमारे यहाँ राजपूतों के 36 कुलों में से माने गए, और इस प्रकार से हुण उपाधि वाले राजपूत आज भी दिखाई देते हैं। आज भी ऐसे राजपूत जाति के कई लोग हैं जिनकी उपाधि है हुण, तो वो भी क्षत्रिय मान लिए गए। तो इससे बहुत सारी जातियां बनी हमारे यहाँ पर इस काल में। तो गुप्त काल इसके लिए फेमस है। गुप्त काल इस चीज के लिए फेमस है कि भारत में अनगिनत जातियां और उपजातियां हो गई। याद रखिएगा, इस काल के लिए गुप्त काल फेमस है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को। इस काल में एक और चीज है, शूद्रों की स्थिति सुधर गई। पहले जो शूद्रों की स्थिति हुआ करती थी, जिसमें उन लोगों के ऊपर बहुत निर्योग्यता, डिसेबिलिटीज थी, वो ठीक हो गई। अब शूद्रों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। पहले शूद्र लोगों को रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल के बाद शूद्रों की स्थिति में तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन गुप्त काल में इनकी स्थिति में भी सुधार हुआ और अब ये इन ग्रंथों को सुनने के अधिकारी हुए। तो गुप्त काल में देखो समाज को लेकर क्वेश्चन आते हैं, किस काल में समाज की स्थिति कैसी थी। गुप्त काल की आप बात कर रहे हैं तो गुप्त काल में समाज कैसा था, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति थी, शूद्रों की क्या स्थिति थी, ब्राह्मणों की क्या थी। तो हम एक एक करके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने दिमाग में बस इमेजिन कीजिए, एक अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि आप गुप्त काल में जी रहे हैं। सब लोगों को एक बार लास्ट टाइम मैं फिर बता दूं कि डेली 1 बजे होगी क्लास। आज से टाइमिंग चेंज हो गया है, डेली 1 बजे क्लास होगी। अब 1:30 बजे नहीं होगी, 1 बजे ही होगी। तो आप लोग कल से 1 बजे लाइव आइएगा। बहुत सारे लोग आज 1:30 बजे आए, लेट हैं थोड़े, तो वो कल से 1 बजे आ जाएं। सारी क्लास 1 बजे होगी, चाहे कोई भी क्लास हो वो 1 बजे से होगी। इस काल में आपको बस कल्पना करना है कि इमेजिन करो आप गुप्त काल में जी रहे हो। तो इस काल में हम देख रहे हैं कि शूद्रों की स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। इस काल में हम देख रहे हैं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हुई। इस काल में हमने देखा कि कई प्रकार की जातियां, उपजातियां हो गई, वर्ण व्यवस्था बहुत सारी जातियों में बढ़ गया सब कुछ, ठीक है। अब महिलाओं की बात करें तो गुप्त काल के पहले और गुप्त काल के दौरान भी
उच्च वर्ण की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। जहां तक महिलाओं की बात है, जहां तक स्त्रियों की बात है, ठीक है, जहां तक महिलाओं स्त्रियों की बात है, तो 4 वर्णों में ऊपर के जो 2 वर्ण हैं, ऊपर के 2 वर्ण कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ऊपर की 2 वर्णों की महिलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध थे। वो बाहर आ जा नहीं सकती थी, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन नहीं जी सकती थी। लेकिन निचले जो 2 वर्ण थे, वैश्य और शूद्र, उन वर्णों की स्त्रियों पर अपने जीवन यापन के लिए, अर्जन करने का, कमाने के लिए कहीं न कहीं प्रतिबंध नहीं था। अब क्या है कि उच्च वर्ण जो है, ठीक है, उच्च वर्ण जो है उनमें संपन्नता थी, तो उनकी महिलाओं को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए धीरे धीरे उनके ऊपर प्रतिबंध हो गए और ऐसा माना जाने लगा कि महिलाओं को काम नहीं करवाना है, महिलाओं को बाहर नहीं भेजना। लेकिन चूंकि निचले वर्ण में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी, अभी आप इसको फील कर सकते हो कि आज महंगाई का ज़माना होता है, अकेला पति कमाए घर में और सब लोग जो है रहें, तो वो इतना आसान नहीं होता। तो पति पत्नी दोनों कमाते, कंधे से कंधा मिलाकर, और घर चलाते हैं। तो उस काल में भी अगर निचले वर्ण में आप देखोगे, नीचे के 2 वर्ण है, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, तो वहाँ महिलाओं को यह अधिकार था कि वो अपने जीवन यापन के लिए बाहर जाकर कुछ कमा सकती थी। क्लियर? तो ये चीज़ हमें 2 भागों में दिखाई देती है कि ऊपर के 2 वर्णों की महिलाओं पर सख्ती ज़्यादा है और नीचे के 2 वर्णों की महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है। इसमें तर्क यह दिया गया कि चूंकि वैश्य और शूद्र ये खेती का काम और घरेलू काम करती हैं महिलाएं, इसलिए उन पर पति का आधिपत्य नहीं रहता है। तो ये खेती का काम करती हैं और दूसरा घरेलू काम करती हैं, तो इस कारण से, ठीक है, इस कारण से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं उन पर अपने पति का आधिपत्य नहीं रहता है। और ये जो ऊपर के 2 वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण महिलाओं पर अपना आधिपत्य रखना चाहते थे कि जो ये कहें वही इनकी पत्नियां करें। क्लियर? अरे भाई, जिसको लाइक करना है वो करे, जिसको नहीं करना है ना करे। मैं आप लोगों को लाइक डिसलाइक के लिए थोड़े ना पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो जाइए, आपको जो करना है वो करिए। मैं कई बार ऐसे लोगों को देखता हूँ जो यहाँ आकर और कमेंट बॉक्स में दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं कि आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा करो। जो आपको ठीक लगता है करो और निकलो यहाँ से। जो दूसरों को लगता है वो उनको करने दो। आप दूसरों को प्रभावित क्यों कर रहे हो? उन्हें तो पढ़ने दो यार। आपको ठीक लगता है करो जो, और जा निकलो यहाँ से। तुम्हारे लाइक डिसलाइक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लाइक डिसलाइक के लिए थोड़े ना आता हूँ। जिन लोगों को फ़ायदा उठाना होगा वो पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं आना है वो निकलो यहाँ से, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर लो, ठीक है। आपको अगर नहीं लग रहा ठीक है, आप निकलो। तो ये 2 चीज़ें कि महिलाओं के मामले में हमने देखा कि उच्च वर्ण की महिलाओं को हमने कहीं न कहीं इस प्रकार से पाया कि ये महिलाओं की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके मुकाबले निचले स्तर पर मतलब नीचे के 2 वर्णों पर मैं आपको बहुत मन से पढ़ाता हूँ। आप हमेशा देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। एनर्जी भी लगती है, सब कुछ लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। उसके बावजूद भी अगर बकवास करोगे, बकवास पर ध्यान दोगे तो फिर आपका नुकसान, ठीक है। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, ठीक है। यहां तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की, यहां से शुरू होती है वो प्रथा। कौन सी? सती प्रथा। गुप्त काल में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख, हमें गुप्तकालीन अभिलेख से ही होता है। पहली बार सती प्रथा का उल्लेख, ठीक है, पहली बार सती प्रथा का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेख से ही हुआ था हमें। तो आपको पता है कि धीरे धीरे महिलाओं पर नियंत्रण इतना बढ़ता गया कि अब उनसे एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि बिना पति के उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो उनका पूरा अस्तित्व अपने पति से, अगर पति ही नहीं है
तो पत्नी जीकर क्या करेगी? तो अगर पति मर गया तो पत्नी भी उस चिता में कूद जाए और अपने आप को जला ले। तो आप भी अपने शरीर को समाप्त कर दो। तो ये माना जाने लगा कि पत्नी जो है मृत्यु में भी पति का साथ दे। यहां से देखो, इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है कि आज की बुराइयों को, आज की चीजों को समझने के लिए, ठीक है, आज की चीजों को समझने के लिए अतीत में, इतिहास में जाना ही पड़ता है। अगर हम आज की जाति प्रथा को समझना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जाति व्यवस्था आई कैसे। रटने से काम थोड़ी ना चलेगा। कहाँ से हमारे समाज में ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था, ये सब आया कैसे? अब आप समझ में आया आपको कि ये सती प्रथा ऐसे शुरू हो गई। और हमें पहला उल्लेख भी गुप्त काल में ही मिलता है, 510 ईस्वी में। कौन सा गुप्त राजा था? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य है, ठीक है, सती प्रथा का ये जो पहला साक्ष्य है वो गुप्त काल में ही 510 ईस्वी में हमें मिलता है। पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का, सती प्रथा का भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510, ये फैक्ट है। 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ठीक है, आगे देखो। आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा, मैं आप ये बता दूं आपको कि पिछले 3 दिनों से, ठीक है, हमारी इस क्लास का एयर कंडीशन जो है वो ख़राब है और वो गया हुआ है सर्विस सेंटर पर। तो पिछले 3 दिनों से हम बिना एसी के, मैं आप लोगों को यहाँ पर गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑन करने से आपको आवाज़ आएगी, ठीक है, और आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो इसीलिए मैं बिना फ़ैन के गर्मी में आपको यहाँ पर पैक है पूरा रूम, ताकि नॉइस ना हो। लेकिन कभी हम समझते हैं कि हमारे लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एडुकेटर्स, कितनी मेहनत करते हैं, पर शायद हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। हमें लगता है कि बस फ़ोन ऑन करा और बड़े आराम से सारी चीज़ें हमें तैयार मिल गई और मिल जाए। ठीक है, अब देखो, फिर भी गुप्तोत्तर काल की कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि यदि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए, संन्यास ले ले, तो पति जो है उसके जाने के बाद स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। तो ये अधिकार पत्नियों को दिया गया था। कि वो अपने पति के मर जाने पर, अगर ऐसा हो जाए कि पति, कुछ स्मृतियां हैं हमारे यहाँ पर, बहुत सारी स्मृतियों की रचना हुई है, उनमें ऐसा माना गया कि पति अगर खो जाए, मर जाए, या संन्यास ले ले, नपुंसक हो जाए, इम्पोर्टेंट हो जाए, तो स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती है। लेकिन मरने पर नॉर्मली उसके साथ में हम सती प्रथा वाला मामला देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस काल में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति। तो बौद्ध धर्म की अवस्था को लेकर देखो, गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना बहुत घट गया। इससे पहले मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में, हमने कुषाण काल में भी देखा, ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार से बौद्ध धर्मों का बड़ा संरक्षण हुआ। तो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े संरक्षक, चाहे वो आप देखो कि कुषाण वंश के कनिष्क की बात हो, या हम बात करें अशोक की, तो उसमें बहुत ज़्यादा संरक्षण बौद्धों को दिया गया था। लेकिन इस काल में इतना राजाश्रय बौद्ध धर्म को नहीं मिला। और फाइयान, जो स्वयं एक बौद्ध था, चीनी यात्री, ऐसी धारणा देता है कि बौद्ध धर्म बहुत समुन्नत स्थिति में था। फिर भी इतना ज़्यादा राजाश्रय नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा राजाश्रय नहीं दिया जा रहा था, बौद्ध धर्म का संरक्षण नहीं हो रहा था। फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म अच्छी स्थिति में था। लेकिन यथार्थ में
इस धर्म का जो उत्कर्ष हमें अशोक के काल में और कनिष्क के काल में दिखाई देता है वह गुप्त काल में नहीं दिखाई देता। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म का पतन, पतन मतलब कि चूंकि इतना ज़्यादा, ठीक है, इतना ज़्यादा राजाश्रय नहीं था तो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो वो सब हमें नहीं दिखाई देता गुप्त काल में। कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण लेकिन इस काल में हुआ। और सबसे बड़ी बात है, नालंदा बौद्ध जो है वो शिक्षा का केंद्र बन गया। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की थी? कितने लोग बता सकते हैं? नाम बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कितने लोग बता सकते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया, कुमारगुप्त। ठीक है, सही आंसर है। श्रीगुप्त गलत है, सही आंसर है कुमारगुप्त। तो इस काल में अगर एक और जो सबसे बड़ा दिखाई देगा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। आज भी हमारे यहाँ नालंदा की बात आती है तो हम सभी अपना जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आवासीय विश्वविद्यालय था और विश्व के बड़े बड़े जो है देशों से लोग आके यहाँ पढ़ते थे। कई प्रकार के विषयों की यहाँ पढ़ाई करवाई जाती थी। आवासीय मतलब हॉस्टल फैसिलिटी भी थी यहाँ पर। तो नालंदा विश्वविद्यालय और इसके साथ में कुछ स्तूप, कुछ विहार, ये हमें गुप्त काल में दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है भागवत संप्रदाय, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इस काल में भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास हुआ। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा। तो आप सभी को पता है कि भागवत संप्रदाय या भागवत धर्म का जो लेना देना है वो किससे है? विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु में जो है उनसे कहीं ना कहीं वो केंद्र बिंदु है इसके। तो विष्णु की पूजा से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्भव हमें मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल में दिखाई देता है। जब हम वैदिक काल में जाते हैं तो आप सभी को पता है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़े देवता इंद्र थे, जिनके लिए लगभग 250 सूक्त हमने देखे थे ऋग्वेद में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति बड़े देवता हो गए। तो वैदिक काल में इंद्र और प्रजापति का बोलबाला था। लेकिन वैदिक काल के बाद धीरे धीरे, ठीक है, वैदिक काल के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि विष्णु जो है अब उनका जो महत्व है वो बढ़ता गया। पहले विष्णु गौण देवता थे, बहुत ज़्यादा इनको महत्व नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वैदिक काल के बाद में विष्णु एक प्रमुख देवता के रूप में, और खासकर गुप्त काल में विष्णु का जो स्थान है वो सबसे ऊपर हो गया। वे सूर्य का प्रतिरूप थे और उर्वरता पंथ के देवता भी। ईसा पूर्व 2री सदी में आकर वे नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए, मतलब नारायण और विष्णु दोनों एक ही हो गए। आज भी हम लोग विष्णु भगवान के लिए नारायण शब्द का प्रयोग करते हैं। और आपने वो सुना ही होगा किसी भी सीरियल में, देवर्षि नारद जो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं ना। तो ये नारायण और विष्णु ये अभिन्न हो गए, मतलब एक हो गए, और नारायण विष्णु के नाम से जाने जाने लगे, कहलाने लगे। यहाँ से उद्भव होता है भागवत धर्म का। आज भी हमारे यहाँ पर 7 दिनों तक चलती है कथा, जिसे बोलते हैं भागवत कथा। आपने सुनी होगी, बहुत सारे टीवी चैनल पर बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे साधु संत, प्रवचन वाले लोग ये करते हैं भागवत। ठीक है, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि नारायण और विष्णु एक हो गए। पहले अलग अलग माने जाते थे, इस काल में आकर नारायण और विष्णु दोनों एक ही माने जाने लगे कि यही नारायण है, यही विष्णु है। और इन्हीं के बाद हमने देखा कि कैसे भागवत धर्म का धीरे धीरे उदय हुआ। और फिर भागवत कथा आज भी आप सुनते हो, तो वो पूरे 7 दिनों की एक कथा होती है, जिसमें मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो विष्णु ही है। पूरे भागवत के केंद्र बिंदु, उसमें आप देखोगे कि राम जी की भी कथा मिलेगी, उसमें आपको कृष्ण के भी बारे में, कृष्ण का जन्म आदि, कंस का संहार आदि भी दिखाई देगा।
ठीक है, तो भागवत वहीं से शुरू हुआ ये भागवत। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे, वह भागवत कहलाते थे और उसका उपासक भागवत, तो भगवत से भागवत हो गया। ठीक है, उनके उपासक क्या कहलाने लगे? भागवत कहलाने लगे, तो भागवत संप्रदाय बन गया। फिर देखो, कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से, कि मतलब विष्णु और कृष्ण ये भी एक ही है, और हमारे यहाँ विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार कृष्ण का भी माना जाता है। तो विष्णु और कृष्ण को भी एक करने के लिए, ठीक है ना, विष्णु और कृष्ण को भी एक करने के उद्देश्य से जो महाभारत है उसको भी नया रूप दिया गया। और महाभारत के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले आई जय संहिता, ठीक है, फिर आया भारत, फिर बन गया महाभारत। तो एक नया रूप दे दिया गया इस काल में, और ये हो गया 1,00,000 श्लोक। कितने हो गए? 1,00,000। पहले 8,800 थे, फिर 24,000 हो गए, फिर 1,00,000 हो गए। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए महाभारत को भी एक नया रूप दे दिया गया इस काल में, और अब वो बहुत बड़ा हो गया, 1,00,000 श्लोक तक चला गया। पहले तो 8,800 ही था, फिर 24,000 हो गया, फिर 1,00,000 हो गया। तो ये हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। 200 ईसा पूर्व में आते आते उपासकों की तीनों धाराएं, उनके तीनों उपास्य देव मिलते मिलते एक हो गए, मतलब नारायण, कृष्ण और विष्णु। पहले तीन थे, एक है नारायण, एक है कृष्ण और एक है विष्णु। तो बाद में तीनों एक ही हो गए, ठीक है, में एक हो गए, और इस प्रकार से भागवत या वैष्णव संप्रदाय का उद्भव हुआ। समझ में आया आपको? तीनों को मिलाकर एक ही देवता बना दिया गया, और इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हो गया? भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का उदय हो गया। तो अब नारायण भी वही हो गए, कृष्ण भी वही हो गए, विष्णु भी वही हो गए, और यहीं से भागवत धर्म की उत्पत्ति भी हो गई। भागवत संप्रदाय के बारे में कुछ मैं आपको बताऊं कि इसके मुख्य तत्व हैं 2। तो ये पूरा भागवत संप्रदाय 2 तत्वों पर टिका है, भक्ति और अहिंसा। ठीक है, भक्ति और अहिंसा 2 तत्वों पर ये टिका है। भक्ति का मतलब होता है प्रेममय निष्ठा निवेदन, प्रेम पूर्वक निवेदन करने से भक्ति होती है ना, कि हम अपने आप को समर्पित कर दें। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना पूरी तरीके से। हमारे यहाँ बोला जाता है ना, जैसे कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब सार तुम्हारे हाथों में, वैसा ये भक्ति। और एक प्रकार की वही निष्ठा जो जनजाति के लोग अपने सरदार के प्रति, राजा के प्रति रखते हैं। तो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना ही भक्ति कहलाता है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया भक्ति। अहिंसा आप सभी को पता ही है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने का। तो भागवत धर्म इस पर जोर देता है, भक्ति पर और अहिंसा पर। हाँ बिल्कुल, आप यूपीएससी की भक्ति करिए, डेफिनेटली आपको अच्छा प्रसाद या फल मिलेगा। समर्पित कर दो अपने आप को पूरा, अपनी स्टडी को, अपने सिलेबस को, अपने लक्ष्य के प्रति। तो डेफिनेटली ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भक्ति सिर्फ भगवान की ही हो सकती है, भक्ति किसी की भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि जो आपका लक्ष्य है वो आपको पाना ही है, तो अपने आप को समर्पित कर दो, डेफिनेटली मिलेगा आपको। कौन कहता है कि भक्ति सिर्फ ईश्वर की हो सकती है? भक्ति तो किसी की भी हो सकती है। आप अपने माता पिता की भी कर सकते हैं। माता पिता की भक्ति करने का अपना मजा है, अपना आनंद है। अब देखो, गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। तो पहले बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रभावी था क्योंकि उसको संरक्षण दिया जा रहा था बड़े पैमाने पर। बौद्ध धर्म के बाद में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद में हम देखते हैं कि इस काल में जब विष्णु को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, विष्णु के, तो फिर इस प्रकार से विष्णु भगवान के साथ ही हम देखते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय ज़्यादा प्रभावी हुआ क्योंकि भगवान विष्णु का महत्व बढ़ गया। अब इसको आगे देखो, इसने अवतारवाद का उपदेश दिया, अवतारवाद का उपदेश, और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में
तो इतिहास में टोटल 10 अवतार माने गए। राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध भी उनमें से एक अवतार है उनके। अभी माना जाए कि एक वो मत्स्य अवतार माना जाता है, ठीक है, वराह अवतार माना जाता है, उसके अलावा वाराही, ठीक है, अपने अलग अलग वामन अवतार माना जाता है। और अभी हम बात करेंगे कि कल्कि अवतार की बात करते कई लोग, ठीक है, कल्कि अवतार जो कलयुग में आए। तो ऐसे 10 अवतारों के चक्र के रूप में इसको फिर प्रतिपादित कर दिया गया। इसके अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उसे बचाते हैं। इसके हिसाब से ये है हमारे यहाँ, इसी चीज को गीता में बिलाए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तब वे उपयुक्त रूप में कोई अवतार लेकर, चाहे वो वामन हो, चाहे वो वाराही हो, चाहे वो, ठीक है, राम हो, परशुराम हो, तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि वो अवतारवाद वाला संकल्प जो है, संकल्पना आ गई। धीरे धीरे प्रत्येक अवतार धर्म के उद्धार के लिए आवश्यक माना गया। अभी हम कल्कि को लेकर भी ये बात सुनते हैं कि कल्कि अवतार क्यों होगा, धर्म को बचाने के लिए, तो वो चीज़ हम लोग, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को, कई लोगों को ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि सर आपको ये पूरा श्लोक याद है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे पूरी गीता याद है, मुझे पूरे की पूरे 18 अध्याय याद है, ठीक है, एक श्लोक नहीं। मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ गीता में और मुझे पूरी याद है। आप, और इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि लिटरेचर ऑफ संस्कृत ऑप्शनल है मेरा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के भी उपासक हो गए। तो सिर्फ विष्णु के ऐसा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ विष्णु के अवतार ऐसे ही नहीं, विष्णु के जो है हम देखें कि पूजक हैं, ऐसा भी नहीं है। पूरे के पूरे राजा विष्णु के ही नहीं हुए, शिव के भी उपासक हुए हैं। इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि जो शिव हैं वो किसके देवता माने गए, वो संहार या प्रलय के देवता माने गए, संहार या प्रलय के देवता माने गए। तो हम लोगों ने त्रिदेव की संकल्पना बना ली, फिर वो त्रिदेव हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसमें एक हो गए सृष्टि के सृजनकर्ता। तो ब्रह्मा को माना गया कि उन्होंने सृष्टि को क्या किया है, उन्होंने सृजन किया है, क्रिएटर, द क्रिएटर, ठीक है, क्रिएट किया है। और दूसरे हो गए विष्णु जो पूरे इसके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। और तीसरे हो गए शिव जो संहार के, मतलब विनाश के, प्रलय के देवता माने गए, ठीक है। अब देखो, लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ और गुप्त शासन की आरंभिक अवस्था में शिव का उतना बड़ा स्थान नहीं है जितना विष्णु का। तो भगवान विष्णु का जो स्थान है वो ज्यादा बड़ा है, शिव से ज्यादा ऊंचा। गुप्तवंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने, भले ही ये शिव के उपासक हो, विष्णु के हो, किसी के भी हो, फिर भी इन्होंने संप्रदायों के, विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का, ठीक है, सहनशील थे। और इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को सताया ही नहीं, मतलब उनको सताए जाने का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। तो बौद्ध और जैन, इनके अनुयायियों को सताए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बात नोटिस की कि कहीं ना कहीं गुप्त काल के राजा धार्मिक रूप से क्या थे, सहिष्णु थे। हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म के प्रति रुझान होते हुए भी उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को सताया नहीं था। समझ में आ गया आपको? इसका एक कारण बौद्ध धर्म के रंग ढंग में हुआ परिवर्तन भी था, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण धर्म के बहुत से तत्व धीरे धीरे बौद्ध धर्म में आ चुके थे।
इस काल में कलाओं को, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, ठीक है, आप समझें कलाओं के बारे में। गुप्त काल को हमने क्या बोला, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग। अगर आप ऐसा कहें कि या पढ़े या सुने कि गुप्त काल प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग है या था, तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो हम इसको देखेंगे। लेकिन पहले आप ये समझो, आर्थिक क्षेत्र में ऐसा नहीं था। मतलब गुप्त काल जो स्वर्णिम युग था ना, वो कला और साहित्य का था। अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई बहुत बड़ा उल्लेखनीय विकास यहाँ पर नहीं था। इस काल में उत्तर भारत में कई सारे नगरों का पतन भी हो गया, तो आर्थिक रूप से ये स्वर्णिम काल नहीं था, ठीक है, आर्थिक रूप से ये स्वर्णिम काल नहीं था। लेकिन हाँ, कला और साहित्य के मामले में ये स्वर्णिम काल माना जाता है। लेकिन गुप्तों के पास सोना, गोल्ड भारी मात्रा में था, चाहे वो कहीं से भी आया हो, इसीलिए उन्होंने इतिहास की सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी कर दी। तो ये एक फैक्ट तो है ही सही, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमने देखा कि ऐसा माना जाता है कि उसको वीणा बजाना आता था, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उस पर हम उसे वीणा बजाते हुए दिखते हैं, तो इससे हमें ये लगता है कि वो संगीत प्रेमी होगा। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबार नौ रत्नों से अलंकृत था। और ये लास्ट सेशन में बताया है मैंने। जिन लोगों ने पिछला सेशन अटेंड नहीं किया, जो जानना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन थे और वो क्या करते थे, तो अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटकर पर, कालिदास, वराहमिहिर, सब के बारे में हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नवरत्नों से भरा हुआ रहता था विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का दरबार। प्राचीन भारत में कला अधिकतर धर्म से अनुप्राणित होती थी। प्राचीन भारत की धर्मनिरपेक्ष कला के अवशेष बहुत कम है। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में कला को बौद्ध धर्म से खूब बढ़ावा मिला। चाहे मौर्य काल हो चाहे मौर्योत्तर काल हो, हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव कला पर पड़ा, चाहे स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, ये सब हम देख चुके हैं। पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए गए। हमने देखा कि अशोक ने बहुत सारे स्तंभों का, स्तूपों का निर्माण करवाया। चट्टानों को काट काट कर सुंदर गुफाएं, जिसको हमने क्या बोला था, गुहा वास्तुकला, ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में हमने बात की थी गुहा वास्तुकला के बारे में। तो ये बड़े बड़े स्तंभ खड़े हुए, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई, ऊंचे ऊंचे स्तूप खड़े किए गए। और स्तूप आप सभी को कई बार मैं बता चुका हूं कि बुद्ध के जीवन से जो जुड़े अवशेष हैं, उन अवशेषों पर निर्मित गोल आकार वाले आधारों पर टिका गुंबद नुमा मिट्टी का, ईंट का या किसी भी प्रकार की इसी चीज से बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, स्तूप कहलाती है। बुद्ध की अनगिनत प्रतिमाएं इस काल में बनाई गई। डेफिनेशन आप लिख सकते हो ना स्तूप की। स्तूप मैंने पढ़ाया था, बुद्ध के अवशेषों से जो है जुड़ा हुआ है, उस पर निर्मित, जिसको क्या बोलते हैं, पवित्र सामग्री, जो स्तूप के केंद्र में रखी होती थी। स्तूप के केंद्र में रखी होती थी पवित्र सामग्री, ठीक है ना। और इसी पर ये गोल आधार पर टिका हुआ गुंबद नुमा, ठीक है, ये संरचना स्तूप कहलाती है। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांसे की मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई। तो इस काल में एक गुप्त की, ठीक है, गुप्त काल में बुद्ध की कांसे की एक मूर्ति जो 2 मीटर से भी ऊंची है, जो बिहार में भागलपुर के पास में पाई गई। फाहियान ने अपने विवरण में बताया है कि उसने 25 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची बुद्ध की तांबे की ताम्र मूर्ति देखी थी, और ये आजकल ब्रिटेन के बर्मिंघम म्यूजियम में दिखाई देती है। 25 मीटर से भी ऊंची, ठीक है, 25 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की मूर्ति हम देखते हैं बर्मिंघम म्यूजियम में। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी। तो ये प्रमुख केंद्र हैं, सारनाथ और मथुरा, जहाँ पर गुप्त की
कालों में, ठीक है, प्रतिमाएं बुद्ध की दिखाई देती हैं। गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना हम डिस्कस कर चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में, अजंता की चित्रावली। किस प्रकार से अजंता के गुफाओं में हमने चित्रकारी देखी है, जो इस काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। यद्यपि इस चित्रावली में ईसा की पहली से 7वीं सदी तक के चित्र शामिल है, तो ये तो हमें पता है कि खाली गुप्त काल की बात नहीं है। अजंता में ईसा की पहली से 7वीं शताब्दी तक के चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश चित्र तो गुप्त काल के ही हैं। अजंता के गुफाओं में अधिकतर चित्र जो है वो गुप्त काल के ही हैं, और जिसमें गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं दिखाई देती हैं। जातक कथाएं जिसको कहते हैं ना, इसका संबंध किससे है? जातक कथाओं से। ये चित्र वास्तविक जैसे सजीव और सहज लगते हैं, ठीक है। आश्चर्य यह है कि लगभग 1400 वर्ष के बाद भी उनके रंगों की चमक में विशेष अंतर नहीं है। यद्यपि गुप्त शासक अजंता चित्रकारियों के संरक्षक नहीं थे। हो गया लगभग 1500 साल हो गया। हाँ बिल्कुल करेंगे, MCQ सेशन भी स्टार्ट करेंगे बीच बीच में, वो भी हम लोग करेंगे। लगभग आप सोचिए 1500 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इन चित्रों के कलर, रंगों में, चमक में बहुत ज़्यादा अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। हालांकि वास्तुकला में, ठीक है, गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। मौर्य काल वास्तुकला में बहुत आगे था। गुप्त काल में वास्तुकला के नाम पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बस मंदिर निर्माण के लिए हम देखते हैं नागर शैली, ठीक है। ईंट के बने कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिले, और खास करके नागर शैली, ठीक है। ये नागर शैली जो है, इसके लिए गुप्त काल फेमस है। इस काल में मंदिर निर्माण की एक नई शैली जो आप यहाँ देख रहे हो ना, नागर शैली हमें दिखाई देती है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी का देवगढ़ का मंदिर भी उल्लेखनीय है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर सुना होगा आपने। नागर शैली के आरंभिक, ठीक है, नमूनों में से एक है, उदाहरणों में से एक है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से हम देखते हैं कि इसी काल की बुनियाद या योगदान है। नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना, और इसकी सबसे पहले की संरचना जो ईंट की है वो गुप्त काल में बनी है। तो अभी आप सबने ही बताया था जैसे कि कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और नालंदा का विश्वविद्यालय, ठीक है, वो भी ईंटों का ही बना गया है। साहित्य में अगर बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस काल में लौकिक साहित्य बहुत ज्यादा हुआ। लौकिक मतलब जिनका विषय आम लोग थे। साहित्य का विषय जब आम लोगों के जीवन पर आधारित होता है, देवी देवताएं, ठीक है, परमेश्वर पर नहीं होता, तो उसको कहते हैं लौकिक साहित्य, जो आम जनता के जीवन से जुड़ा होता है। इस काल में लौकिक साहित्य की बहुत ज़्यादा जो है सृजन हुआ। हम सबसे पहले देखते हैं भास। आप लोगों ने देखा होगा संस्कृत के एक महान विद्वान जिनका नाम है भास, इनके 13 नाटक हैं। 13 नाटक माने जाते हैं भास के, वो इसी काल के हैं। और भास की सबसे बड़ी रचना मैं आपको बताऊं, वो है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता, ये जो स्वप्न वासव दत्ता है, ये भास का ही नाटक है और सबसे फेमस नाटक। संस्कृत में लिखे हैं भास ने अपने 13 नाटक। तो 13 नाटक थे, लेकिन सबसे जो फेमस है भास का नाटक वो है स्वप्न वासव दत्ता। संस्कृत में बोलते हैं स्वप्न वासव दत्तम। तो स्वप्न वासव दत्ता, ये आपको एक नाम याद रख लेना है, जो भास नाम के एक, ठीक है, कवि का था। फिर शूद्रक, शूद्रक ने भी एक नाटक इस काल में जो लिखा है मृच्छकटिकम या मृच्छकटिक, जिसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिक मतलब मिट्टी की गाड़ी। स्वप्न वासव दत्ता के बारे में अभी तो नहीं बता सकता, ज़्यादा समय नहीं है, पर एक कथा है जिसमें इसकी जो नायिका है उसका नाम है वासव दत्ता।
और जो नायक होता है वो सपने में देखता है वासवदत्ता को, और जब वो उसके सामने आती है तब भी उसको ऐसा ही लगता है कि वो उसको सपने में देख रहा है, और इसीलिए वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो मृच्छकटिक बड़ा अच्छा नाटक है जो शूद्रक का है, ये भी संस्कृत में लिखा है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण का एक वेश्या गणिका के साथ प्रेम का संबंध का वर्णन है, और प्राचीन नाटकों में यह सर्वोत्कृष्ट माना जाता है मृच्छकटिक। ये फैक्चुअल रूप से याद रख लो बस, ठीक है, फैक्चुअल रूप से याद कर लेना कि मृच्छकटिक का जो रचयिता है वो शूद्रक है, ठीक है ना, शूद्रक का लिखा हुआ नाटक है। और ये बहुत बड़ा एक सोर्स है, आपको पता होगा कि मृच्छकटिक से हमें पता चलता है मौर्य काल के बारे में, ठीक है, मौर्य काल के बारे में पता चलता है। परंतु सबसे ज्यादा जिस रचना को लेकर गुप्त काल का नाम है वो है महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। महाभारत में एक कथा है, और मैं आपको बता दूं महाभारत की उस कथा का नाम है शकुंतलोपाख्यान। महाभारत में एक कथा है शकुंतलोपाख्यान, और उस शकुंतलोपाख्यान में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में है। भरत वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इसमें है, और इसी को आधार बनाकर इसमें परिवर्तन करके महाकवि कालिदास ने एक बहुत ही महान ग्रंथ लिखा, अभिज्ञान शाकुंतल। पहले भी बोल चुका हूं आपको कि पढ़िएगा जीवन में कभी। शकुंतलोपाख्यान तो नहीं पढ़ना, वो मत पढ़िएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर आपको अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ने का मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। तो इस पर दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल लिखा। किसने? कालिदास ने, जिसको लेकर गुप्त काल का नाम सबसे ज्यादा ऊंचा है। ये एक प्रकार से इस पूरे काल में, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती, ठीक है। अब देखो इसको आगे, इसका स्थान, एक फैक्ट, अभिज्ञान शाकुंतल के बहुत फैक्ट पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका स्थान विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतियों में। अगर हम आज तक के, अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, आज तक की अगर सभी रचनाओं को इकट्ठा करके उसमें से 100 टॉप निकालें तो आप देखेंगे कि उसमें अभिज्ञान शाकुंतल का नाम आता है विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतियों में। इसी नाटक के कारण, ठीक है, इसी नाटक के कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसी नाटक के कारण कालिदास को क्या बोला जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बड़ी ही जबरदस्त ये कृति है। तो 100 उत्कृष्टतम कृति में आती है विश्व की। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है, जिनका पुत्र हुआ भरत, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दुष्यंत और शकुंतला के इसी पुत्र के नाम पर हमने अपने देश का नाम भारत रखा है, भरत के नाम पर। चलिए, तो कालिदास की ये कृति हम लोगों ने देखी। इसके और भी फैक्ट हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। ये पहली भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हो। सबसे पहले यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेशन हुआ था, अगर किसी किताब का अनुवाद हुआ तो वह अभिज्ञान शाकुंतल है, ठीक है ना। तो यहां पर अभिज्ञान शाकुंतल जो है वो पहली ऐसी वो कथा है जिसका किताब है, रचना है, ठीक है, जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है। और इसकी इस प्रकार की दूसरी रचना है भगवत गीता। तो दूसरी रचना भगवत गीता और पहली है अभिज्ञान शाकुंतल। अब देखो एक क्वेश्चन आया जाए भरत गुप्त काल के लिखे नाटकों के बारे में। एक क्वेश्चन है यहाँ से आपके आर्ट एंड कल्चर का, गुप्त काल के
जो नाटक है उनके बारे में दो बातें याद रखना, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि सभी नाटक सुखांत थे। सुखांत मतलब समझते हो आप? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। गुप्त काल के सभी नाटकों में हमें एंड जो है वो अच्छा दिखाई देता है। मतलब किसी भी नाटक को पढ़कर आपको बुरा नहीं लगेगा, चाहे भास के नाटक देख लो, कालिदास का देख लो, मृच्छकटिक देख लो, मैंने स्वयं पढ़े हैं तो मैं जानता भी हूँ कि किसी भी नाटक का एंड आपको दुखी नहीं करेगा, आपको मज़ा आएगा, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। अंत इतना अच्छा है। सारे क्लाइमेक्स की अगर बात करें तो क्लाइमेक्स जो है ना वो एकदम सभी नाटकों का ज़बरदस्त है। तो ये सारे नाटक सुखांत थे। जैसा मैंने आपको बोला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ठीक है, पहली चीज ये। दुखांत नाटक तो एक भी नहीं कि जिसमें हमें बाद में लगे रहे ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। दूसरी बात ये कि उच्च वर्णों के लोग भिन्न भिन्न, यहाँ पर जो पात्र हैं ये अलग अलग भाषा बोलते हैं। जहाँ उच्च वर्ण के लोग, राजा और ये लोग बोलते हैं जो है संस्कृत, ठीक है, और जो दूसरे हैं, दूसरे जैसे महिलाएं हैं, शूद्र हैं, ये प्राकृत भाषा, ये आया हुआ है यूपीएससी में। गुप्त काल के नाटकों की खास बात है कि चाहे कालिदास के नाटक ले लो, चाहे भास के नाटक ले लो, जो बड़े वर्ग के वर्ण के लोग हैं वो संस्कृत बोलते हैं और इन नाटकों में छोटे वर्ण के लोग प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया आपको? अलग अलग भाषाएं बोलते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर हमें स्त्री और पुरुष, उच्च और निम्न वर्ण, संस्कृत और प्राकृत। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो इस काल में, ठीक है, एक वर्ण विभाजन दिखाई देता है। संस्कृत उच्च वर्णों तक सीमित होकर रह गई, प्राकृत भाषा निचले वर्णों की माने जाने लगी। ठीक है, आगे देखो। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। आपको पता है पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, व्याकरण ग्रंथ है संस्कृत का। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है उसी के ऊपर, ठीक है, उसका विकास हुआ। यह काल विशेष रूप से स्मरणीय है अमरकोश को लेकर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह। अमर सिंह जो है वो अमरकोश के लिए जाने जाते हैं। तो अमर सिंह ने अमरकोश लिखा जिसका संकलन अमर सिंह ने किया। ठीक है, प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को ये शब्दकोश है, ठीक है, ये वोकेबलरी, शब्दकोश में से वोकेबलरी, संस्कृत की वोकेबलरी मानी जाती है अमरकोश। जैसे हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो वैसे ही अमरकोश संस्कृत का शब्दकोश है, महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी हमें दिखाई देता है। गणित के क्षेत्र में इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टीय, और मुझे नहीं लगता कि भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आर्यभट्ट का नाम ना सुना हो या जो आर्यभट्ट के बारे में ना जानता हो। हमें तो गर्व है ऐसे लोगों के ऊपर, हमारी प्राचीन ऐतिहासिक समृद्ध विरासत के प्रतिनिधियों पर। तो ये आर्यभट्ट, ठीक है, ये आर्यभट्टीय के रचनाकार माने जाते हैं, जो पाटलिपुत्र बिहार के पटना के रहने वाले थे। ठीक है, माना जाता है कि ये विद्वान सिर्फ गणित में नहीं, विविध प्रकार की गणनाओं में पारंगत थे। गणित के अलावा भी हम देखते हैं और भी विषयों पर आर्यभट्ट की पकड़ थी, है ना। आज भी हम लोग बात करते हैं, जब भी गणित की बात आती तो आर्यभट्ट की, नागार्जुन की बात करते हैं। आप कहीं के आपके आर्यभट्ट हैं, इतना हम लोग ताना मारते हैं किसी को, तो आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं, बहुत सारी गणनाओं में पारंगत माने जाते हैं। इलाहाबाद जिले में मिले 448 ईस्वी के गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में दाशमिक पद्धति, ये देखो दाशमिक पद्धति भी ज्ञात थी, दशमलव वाली, दाशमिक मतलब दशमलव। खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत नाम का एक पुस्तक हमें दिखाई देती है, इसके नाम से अनुमान किया जा सकता है कि इस पर यूनानी चिंतन का प्रभाव था। तो आर्यभट्ट
का आर्यभट्टीय इस काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना चमत्कार लोहे और कांसे की कृतियों में भी दिखाया। बुद्ध की कई प्रकार की, अभी बात की थी, 2 मीटर से ऊंची कांसे की मूर्ति का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। तब तक धातु के बारे में तकनीकी जानकारी बहुत उन्नत अवस्था में थी। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के काल का माना जाता है। शिल्पकारी का सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ, जिसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। तब से हम देखें 1600 साल हो चुके हैं, 2020 चल रहा है, अभी भी इसमें जंग नहीं के बराबर है। आप किसी भी लोहे की, अच्छे से अच्छे लोहे की किसी चीज़ को बाहर रख दीजिए खुले में, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में उसमें जो है, थोड़े दिनों में जंग लग जाएगी। पानी लगा, हवा लगी और जंग लग जाएगी, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा आयरन का। लेकिन हजारों साल, 1600 साल हो गए, अभी भी इस लोहे के स्तंभ में जंग नहीं के बराबर है। ये अद्भुत कलाकारी, मतलब प्राचीन भारत में हम कहें कि बहुत ज़्यादा उन्नत था हमारा ये सारा मामला। आज भी हमारे पास ऐसी कलाकारी नहीं है कि हम लोहे को इतने सालों तक जंग से बचा लें, पर इसमें अभी भी हम देखते हैं कि जंग नहीं के बराबर है। ठीक है, आगे देखिए। यह स्तंभ शिल्पकारी के महान तकनीकी कौशल का प्रमाण है। तो ये बहुत बड़ा, ठीक है, अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। शुष्क क्षेत्र में रहने के कारण भी इसका जीवन लंबा हुआ। ये भी सच है कि जिस एरिया में, दिल्ली में ड्राई एरिया, ज़्यादा यहाँ पर नमी वगैरह, मॉइस्चर वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिल्ली में भी देखेंगे तो जंग तो लगती है चीज़ों में। तो ये तो है कि लौह स्तंभ की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत थी। ये देखो, आप देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का लौह स्तंभ 100 बरस पहले पश्चिम के किसी भी ढलाई घर में बनाना असंभव था। दुख की बात यह है कि बाद के शिल्पकार इस ज्ञान को और आगे नहीं बढ़ा सके। हम इसको आगे आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, इस कलाकारी को, इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, ये एक दुख की बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए, तो फिर हमारा ये सेशन आज का यहीं तक समाप्त हो गया। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। गुप्तकालीन पूरा जीवन, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, संस्कृति, प्रशासन, सब कुछ हमारा हो गया। और डेली मैंने आपको बताया 1 बजे क्लास होगी। कल से आप लोग 1 बजे लाइव आ जाइए। कल हम लोग मॉडर्न इंडिया वाला जो चैप्टर है, हमारा बचा हुआ पोर्शन थोड़ा सा और है, सामाजिक सांस्कृतिक वाला, अध्याय 4, कल हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। और जो लोग मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, यही लेवल का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जो भी आप मेरे साथ पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूज़ द रेफरल कोड CK Live। ठीक है, और 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है ना, आप सभी को पता है कि आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल का 39,600 का है, और 2 साल का 2 साल का सब्सक्रिप्शन 57,600 का है। ठीक है गाइस, तो फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, गुड लक, जय हिंद। हाँ, कला साहित्य की क्लास फ्राइडे को होगी। शुक्रवार को हम लोग करेंगे आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया सर की किताब से। लेट्स क्रैक।